नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस पर। जैसा कि आपको पता है, हमारा मेंस अब धीरे धीरे पास आ रहा है। तो हमारी ये जो श्रृंखला है बेसिकली इन्वायरमेंट में मेंस के टॉपिक्स जिस पर मेंस का प्रश्न बन सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं आपके सामने वीडियो बना के ला रहा हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी इन टॉपिक्स पर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर पर्यावरण के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ज्यादा एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स समझने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको लिखना है वहां पर। तो आप लिखेंगे कैसे, आपको शब्द कहां से मिलेंगे, कैसे आपको हेडिंग्स कैसे मिलेंगी, तो वो सारी चीजों पर बेसिकली हम लोग बात करते हैं। तो जीएस के थर्ड पेपर में आपको पता है कि यहां पर पर्यावरण आता है, इसके साथ साथ आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब जीएस के थर्ड पेपर का हिस्सा है। तो पहला वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था जिसमें हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी के ऊपर बात करी थी, और उसमें मैंने एक प्रश्न भी आपको दिया था, और उस प्रश्न को एनसीईआरटी के किताब से मैंने बाकायदा आपको समझाया था कि देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया है। वही एनसीईआरटी की लाइन उठा के मेंस में प्रश्न में पूछी गई थी। वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी चैनल में पड़ा हुआ है, जाके देखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है, आप स्क्रीन देख के समझ गए होंगे, हम लोग बात करने वाले हैं वेटलैंड्स के ऊपर, यानी कि आर्द्र भूमियों के ऊपर। ये बेसिकली आर्द्र भूमियों की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये आर्द्र भूमियां होती क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रश्न को कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आपको कुछ यहां पर, जैसे इसमें ये ऐसा टॉपिक है कि प्रीलिम्स में भी इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वो भी आपको यहां पर दिखा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तभी इस टॉपिक को पढ़ने में मजा है यार। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो, केवल सुन रहे हो, तो क्या ही है उसमें। तो कम से कम ये सोच के साथ बैठो कि आज मैं वेटलैंड सीख लूंगा, क्या होती है वेटलैंड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इनको बेसिकली खतरा किन चीजों से है, रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रियक्स, सारी चीजें एकदम दिमाग में घुस जाएंगी आपके। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर को यहां पर सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ये जानना कि भाई ये जो वेटलैंड की बात हम लोग करते हैं, तो यहां पर वेटलैंड का मतलब होता क्या है। तो पहले शब्दों से ही शुरुआत करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है वेटलैंड, या इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आर्द्र भूमियों के बारे में जब भी बात करेंगे तो आपको यहां से शब्द से ही चीजें निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर वर्ड यूज हुआ है वेट, यहां पर लैंड। तो यहां पर वेट का मतलब हो जाता है आर्द्र और भूमि का मतलब हो जाता है लैंड। आर्द्र का मतलब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर मतलब है वाटर से। कोई चीज वेट है, कोई चीज गीली है, तो वहां पर गीली कैसे हुई होगी, वाटर के माध्यम से। तो यहां पर वो वाटर की बात कर रहे हैं, और यहां पर तो लैंड की बात कर ही रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक तरफ वाटर है, एक तरफ लैंड है। तो इससे हम लोग समझ क्या रहे हैं, इससे हम लोग मेरे भाई ये समझ रहे हैं कि इन दोनों को आप मिला दो। जब आप इन दोनों को जोड़ के देखोगे ना, तो यहां से तुम्हें समझ में क्या आ रहा है कि जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई रिवर है और यहां पर कोई लैंड देखने को मिल रही है, तो इनके आसपास का एरिया जहां पर पानी और भूमि दोनों मिलते हैं, जहां पर वाटर और लैंड यानी कि सरफेस दोनों का ज्वाइंट कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेटलैंड। अब कोई भी एक ऐसी भूमि, जहां कोई भी एक ऐसी जगह, कोई भी एक ऐसा स्थान, ऐसा प्लेस जहां पर लैंड और वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिलता है, उसको हम लोग वेटलैंड के नाम से जानते हैं। अब जब हम उसको वेटलैंड के नाम से जानते हैं तो आपको यह भी समझना होगा यहां पर कि हमारे घर के आसपास एक तालाब है यार, या घर के आसपास से एक नहर निकली हुई है, तो क्या वो भी एक वेटलैंड है, क्योंकि तालाब में पानी हो गया, उसके बगल में लैंड भी देखने को मिलता है। तो वो जो कॉम्बिनेशन वाली जगह है, क्या उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं आप, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो आपके घर के आसपास पाए जाने वाला तालाब भी अपने आप में एक वेटलैंड है। आपके गांव में कोई पॉन्ड है, वो भी अपने आप में एक वेटलैंड है। कोई रिवर है, वो भी वेटलैंड है। कोई नहर है, वो भी वेटलैंड है। डेल्टा की जगह होती है, वो भी वेटलैंड होती है। तो ये सब वेटलैंड है। तो भारत में तो ऐसे, तो अगर तालाब को, नदियों को, सबको आप काउंट करोगे तो कितने सारे वेटलैंड निकल आएंगे, वो भी सही बात है।
तो अभी तो केवल वेटलैंड का अर्थ समझा है ना, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे कि सब कुछ तो वेटलैंड हम बोल नहीं देते हैं, सबको तो वेटलैंड का दर्जा मिल नहीं जाता है, तो किसको मिलता है, उसके भी कुछ मानक होंगे, तो उस पर पहुंचते हैं अभी धीरे धीरे। तो पहले इस शब्द का मतलब हमको समझ में आया कि वेटलैंड कहते किसको हैं। अब अगर यहां पर मैं आपसे बोलूं कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊं जिससे ये आप एग्जाम में जो इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाओ, तो यहां पर आप क्या देखते हो, इस एरिया को बोलते हैं स्वैम्प, इस एरिया को क्या बोलते हैं, स्वैम्प, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का वेटलैंड है। आपको यहां पर देखने से पता चल रहा है कि इस तरीके से लंबे लंबे यहां पर आपको पूरा फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, और उसी तरीके से यहां पर आपको वाटर बॉडी देखने को मिल रही है। तो ये फॉरेस्ट हो गया, ये वाटर हो गया, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग वेटलैंड की संज्ञा दे रहे हैं, ठीक बात है। तो यहां पर जब बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं और नीचे की तरफ इस तरीके से पानी भरा हुआ है, तो ऐसी स्थलाकृति को हम लोग स्वयं कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहां पर भी एक दृश्य आपको दिख रहा है, यहां पर बड़े बड़े पेड़ तो नहीं है, बट यहां पर आपको घास दिख रही होगी, तो एक टाइप का ग्रासलैंड दिख रहा है, और यहां पर बीच बीच में भी आपको यहां पर वाटर दिख रहा होगा, ठीक है ना, बीच बीच में आपको ये वाटर, ये भरा हुआ दिख रहा है पानी। तो ये भी दोनों चीजों का मिक्सचर है, एक तरफ भूमि है, एक तरफ जल है। तो ऐसे एरिया को हम लोग मार्श बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मार्शी लैंड। तो ये क्या है, ये मार्श आपको देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो स्वयं कैसा देखने में लग रहा है, मार्श कैसा देखने में लग रहा है। ऐसे ही आप देखोगे एक ऐसी जगह है जिसको हम लोग बोल देते हैं बॉग। तो बॉग का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है कि यहां पर आप देखोगे तो ये चीज वाटर देखने को मिल रही है, ये चीज आपको ग्रास देखने को मिल रही है, मगर यहां पर जरा ग्रास को तुम ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि हल्की हल्की सी जो ग्रास है वो सड़ने लगी है, ठीक है। एक ग्रासलैंड ये है, आपको एकदम ग्रास फ्रेश रूप में दिखाई दे रही है, और एक ग्रासलैंड ये है जहां पर आपको घास जो है ना, इसमें डीके दिखाई दे रहा है, घास का क्षय होना, घास सड़ रही है, ये भी दिख रहा है आपको। तो अब बेसिकली जब इतनी सारी चीजें यहां पर आपको दिख रही हैं, तो ऐसी स्थलाकृति को हम लोग बॉग कहते हैं, ठीक है। और इसी से मिलती जुलती एक स्थलाकृति होती है, यहां पर में भी आपको शायद स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं फेन। तो दोनों ये चारों जो होते हैं ये वेटलैंड है। तो एक बार वेटलैंड आप देखोगे तो ना आपको समझ में आएगा मैं एक्चुअली में बात क्यों कर रहा था कि वाटर प्लस लैंड को आपस में जोड़ा जाए, राइट। तो वेटलैंड शब्द का जो अर्थ था वो आपको अच्छे से यहां पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जब भी हम लोग वेटलैंड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर ये सारे प्रकार तो आपने देख लिया ना, तो हमारे लिए हम इतनी बातें कर क्यों रहे, ये हमारे सिलेबस में है क्यों। पूरी दुनिया में इस तरीके से करंट अफेयर्स की बातें होती हैं, और उसमें आता है कि 4 वेटलैंड मिल गए भारत को, इस साल 2 वेटलैंड मिल गए। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंस इसको क्यों दी जा रही है, ये रामसर साइट क्या है, क्या चीजें हैं। चलो तो एक एक करके जरा धीरे धीरे से पहुंचते हैं वहां तक। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इस पर आपका मेंस का प्रश्न बनेगा, यानी कि इसका महत्व क्या है। वेटलैंड के महत्व की बात करते हैं। पहला पॉइंट, अब तुम इमेजिन करो कि इस तरीके से बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं और नीचे पानी भरा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये एरिया पूरा क्या कहला रहा है, स्वैम्प कहला रहा है। ये एरिया क्या कहला रहा है, ये एरिया कहला रहा है स्वैम्प। तो अब जरा स्वैम्प को देखते ही तुम्हें क्या पता चला होगा कि जब बड़े बड़े इस तरीके से फॉरेस्ट यहां पर मिल रहे हैं, इस तरीके से जब फॉरेस्ट यहां पर मिल रहे हैं, तो यार यहां पर कई सारे जो एनिमल्स होंगे, है ना, उनका ये हैबिटेट भी तो होगा, उनका ये प्राकृतिक आवास भी तो होगा, सीधी सी बात है। अब यहां पर अगर वाटर बॉडी भी दिख रही है हमको, तो इस वाटर बॉडी में भी तो कई सारे एनिमल्स होंगे, कई सारी फिशेज होंगी, तो उनका भी तो आवास है ही है। तो कहने का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है वो है वेटलैंड जो है वो नेचुरल हैबिटेट है, वो कई सारे जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास होती है। तो अगर आप वेटलैंड की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो हम उसको नष्ट करना स्टार्ट करेंगे, और उसको नष्ट करने का मतलब है अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप अपनी बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हो। ये सबसे खतरनाक चीज है। तो पहला तो इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि वो क्या है, आवास है। सेकेंड पॉइंट, यहां पर आप देखेंगे कि जब वेटलैंड में आपके फॉरेस्ट हैं, वाटर है, तो आप देखो जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की या प्लांट्स की, है ना, हम बात कर रहे हैं वाटर की,
तो फॉरेस्ट से कई सारे प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। सबसे बेसिक चीज है वुड हो गया, सबसे बेसिक चीज है फ्रूट हो गया, है ना। यहां पर कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। तो यहां पर बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फूड की, खाने की। वाटर की बात करें तो इससे भी हमको वाटर के फूड्स मिलते हैं, फिश मिलती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं, कई सारे एल्गी मिलते हैं। तो यहां पर यह भी क्या होता है, एक सबसे बड़ा सोर्स है फूड का, हमारे भोजन का। तो जो भी सी फूड्स खाना पसंद करते हैं या जिनका भोजन निर्भर करता है सी फूड के ऊपर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उनके लिए यहां पर फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो यहां पर उनको एक तरीके से भोजन मिलता है इस वेटलैंड के माध्यम से, है ना। इस वेटलैंड के माध्यम से उनको क्या मिल रहा है? भोजन मिल रहा है। अब जरा इमेजिन करो, यहां पर अगर वाटर है और इस तरीके से फिशरीज है, यहां पर क्या हो रहा है? मत्स्य पालन हो रहा है, ठीक है ना। मत्स्य पालन हो रहा है। तो मत्स्य पालन जो है ये किसका लिवलीहुड की बात कर रहा है। ऐसे ही आपको मेंस में पॉइंट लिखने हैं। आप मछली को पाल रहे हो उस जगह पर, तो आजीविका का साधन भी है, और मछली के साथ साथ ये भोजन का भी साधन बन रहा है। तो लोगों की आजीविका भी इस पर निर्भर करती है। तो एक तो यहां पर बात हो रही है फूड की, और एक बात हो रही है लिवलीहुड की, यानी कि आजीविका की। लिवलीहुड का ही मतलब होता है यहां पर लोगों को रोजगार मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। कितने सारे लोग मत्स्य पालन में जुड़े हुए हैं, है ना। अब सोचो, जंगल में जो जंगली जानवर रह रहे थे, ये जो रह रहे थे, ये भी तो अपना भोजन करेंगे, तो इनका भी तो भोजन यही है। तो केवल आप मनुष्यों को केंद्र में रख के बात नहीं करनी है, वहां पर जो जीव जंतु हैं वो भी अपना भोजन कर रहे हैं। वहां पर जो जीव जंतु हैं वो चाहे स्थल मंडल की बात करें, जल मंडल की बात करें, वो भी खाना खा रहे हैं। तो जब वो खाना खा रहे हैं तो इस तरीके से यहां पर दोनों के भोजन का, हमारे भी और जीव जंतुओं के भोजन का एकमात्र स्रोत वेटलैंड है। मतलब एकमात्र नहीं कहेंगे, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत, लोगों की आजीविका का, लोगों के रोजगार का। अब यहां पर वेटलैंड के बारे में यह भी कहा जाता है कि भैया वेटलैंड जो है हमारे प्रोटेक्टर भी हैं। ये क्या है? हमारे प्रोटेक्टर, हमारे रक्षक हैं। किस चीज से? फ्लड से। फ्लड का जो पानी होता है, अब आप देखते हो कि बाढ़ आ गई है तो बाढ़ का पानी कहीं पर भी, कोई तालाब है, कोई नहर है, तो वहां पे निकल जाता है। तो अभी वो पानी वहां ना जाता तो शहरों में जाता। तो शहरों में ना जाते हुए वो क्या हो रहा है, ये जो वेटलैंड है उस पानी को अपने में रख लेती हैं। तो शहर में घुसने से, गाँव में घुसने से वो पानी बच जा रहा है। तो ये भी। फिर आप क्या देखते हैं? फिर आप देखते हैं कि भैया फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो आप इसको तो बिना लिखे अपना आंसर कंप्लीट नहीं करोगे। कार्बन स्टॉक, यहां पर किसकी बात हो रही है? कार्बन सिंक की। आप वेटलैंड में फॉरेस्ट के एग्जांपल्स ले रहे हो, तो वो CO2 को भी तो अवशोषित कर रहा है। यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी तो कर रहा है। तो कार्बन सिंक के रूप में भी तो इस्तेमाल हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, दवाओं का मैंने इस्तेमाल आपको बताया कि दवाओं के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है उसका, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है सबको? अब देखो, जब इतनी खूबसूरत जगह होगी जहां पर पानी और लैंड इन सब का समावेश होगा, वहां बहुत सारे पक्षी होंगे, बहुत सारे जीव जंतु होंगे, तो एक टूरिज्म का भी केंद्र बन जाता है ना। टूरिज्म भी बढ़ता है, जो पर्यटन है, दूर दराज से लोग देखने आते हैं। और तब ज्यादा टूरिज्म बढ़ जाता है जब यहां पर उस जगह को रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है ऑफिशियल रूप से, इंटरनेशनल लेवल पर। तो वहां पर पर्यटक और उसको देखने आते हैं कि देखें जरा इसको वेटलैंड का दर्जा क्यों मिला है, ऐसी क्या खास बात है इसमें। तो वो सारी चीजें यहां पर होती हैं। प्लस एक तो पॉइंट हम लोग भूल ही नहीं सकते, जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम मिलती है आपको यहां पर। जैव विविधता बहुत सारी देखने को मिलेगी, स्थल मंडल वाले भी, जल मंडल वाले भी, और बीच में जो इकोटोन बना हुआ है उसमें तो और ज्यादा। तो यहां पर आपको बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता भी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। तो एक बार जरा इनके इंपॉर्टेंस की बात को रिकॉल करते हैं। तो इसका महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व हमने कहां देखा था? आवास को लेके। तो ये कई सारे जानवरों का, ट्राइबल्स का आवास है। फिर यहां पर औषधियों के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, वुड के रूप में, फ्रूट के रूप में यानी कि खाने के रूप में, और मत्स्य पालन यानी कि आजीविका यानी कि रोजगार के रूप में। फिर यहां पर हमने देखा कि ये हमारी रक्षा भी करते हैं बाढ़ इत्यादि से। कार्बन स्टॉक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। प्लस यहां पर हमने देखा कि पर्यटन बहुत बढ़ेगा, और प्लस
लास्ट पॉइंट क्या था, बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो इतना सारा महत्व किसका होता है, इतना सारा महत्व होता है यहां पर वेटलैंड का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, इतनी बात एकदम क्लियर कट समझ में आ चुकी है कि वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, वेटलैंड अपने आप में होता क्या है। ठीक है, चलो अब यहां पर जरा पढ़ते हैं रामसर के बारे में थोड़ा सा। तो अब खुद सोचो कि जब इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो लोगों को तो इसके बारे में बताना पड़ेगा, वरना लोग क्या कहेंगे। लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए इन सब प्राकृतिक चीजों का नाश कर देंगे। हम तो भाई, हमें तो मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए, हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि वहां पे किसका आवास है, कौन से मेडिसिनल बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं। हमको तो प्रॉफिट कमाना है, तो खूब सारी मछलियां पकड़ने लगे एक एक दिन में, तो क्या होगा, मछलियां खत्म हो जाएंगी, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा कि यार इंपॉर्टेंस क्या है। तुम जिस तरीके से इस चीज का मिसयूज कर रहे हो ऐसा तुम्हें करना नहीं है। तो अब लोग कैसे तुम्हारी बात को मानेंगे, लोग कैसे तुम्हारी बात को एक्सेप्ट करेंगे, इस बात को समझना है तुमको। तो यहां पर बात होती है, अब आता है रामसर। तो रामसर जो जगह है वो है ईरान में, और दिन था 2 फेब 1971। ये दिन आपको याद रखना है, इसी दिन हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं, है ना। कमेंट करके बताइएगा इस बार वेटलैंड डे यानी कि 2025 इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है। ये आप मेंस में भी इस्तेमाल करेंगे और प्रीलिम्स में भी इस्तेमाल करेंगे। मेंस में भी थीम लिख के आएंगे आप, 2025 की थीम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के अंदर एक शहर है रामसर, वहां पे सब लोग मिलते हैं। अब सोचो जब वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े देश वहां पर जाके मिलेंगे तो मीडिया तो उसको कवर करेगा। तो जब मीडिया कवर करेगा तो वहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब मीडिया किसी जगह को कवर करेगा तो आप इमेजिन करो, हर देश के न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में ये न्यूज छपेगी, वहां पे सब लोग बैठे हैं, वहां पे सब लोग का सम्मेलन हो रहा है। तो लोग पूछेंगे, हाँ ठीक है भाई, बैठे हो, क्या करने बैठे हो, चाय समोसा खाने तो बैठे नहीं होगे, किस चीज का सम्मेलन हो रहा है। तो यहां पर जब बताया जाएगा कि भाई रामसर सम्मेलन हो रहा है हमारी वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जिसने पहली बार इस शब्द का नाम सुना होगा वो क्या पूछेगा, आए हैं क्या क्या बोला भाई साहब आपने, क्या बोला क्या बोला, कौन सी लैंड, वेटलैंड, ये क्या होती है भाई साहब जरा बताइए। तब उसको बताया जाएगा, देखो भाई वेटलैंड ये होती है, तुम जो इस तरीके से मछली पालन कर रहे थे उस तालाब में जाके अब ना करना। तो लोगों को पता चलेगा। तो लोगों तक बात पहुंचने के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय मंच की जरूरत होती है, हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। तो हमने बताई, हमने सम्मेलन किया, लोगों को पता चला। अब लोगों को पता चला तो वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो फिर बात आती है कि ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, तो रामसर में ऐसी मुख्य मुख्य बातें हुई क्या। तो ये कोई अगर तुमसे पूछेगा तो आप रिप्लाई क्या करेंगे, रामसर में बेसिकली 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई, 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। कौन कौन सी। सबसे पहले इन्होंने यहां पर लोगों को वेटलैंड के बारे में पूरे वर्ल्ड को अवगत कराया कि यार आर्द्र भूमियां कहते किसको हैं, और इसके कुछ मानक निकाले कि भाई आप किस भूमि को आर्द्र भूमि कहोगे। मानक का मतलब है इसके क्राइटेरिया निकाले, आप किस लैंड को वेटलैंड कहेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर वेटलैंड का ना आपको क्या करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, जो भी वेटलैंड है उसका सतत उपयोग करना है, सस्टेनेबल यूज, कि कम से कम हम इतना उपयोग करो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बाकी तो रहे। आप एकदम से इतना सारा उसका एक्सप्लॉयटेशन ना कर दो, ओवर यूज मत कर दो कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना वेटलैंड में रिसोर्सेस। तो यहां पर क्या है, हमें उसका सस्टेनेबल यूज करना है। और फिर यहां पर सबसे बड़ी चीज, लोगों को उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, यानी कि बेसिकली एक शब्द में कहूं तो अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस बढ़ाना है। तो ये आप देखोगे 3 मुद्दे वहां पर रामसर के अंदर, इन 3 मुद्दों पे बातचीत हुई कि हाँ भाई ये चीज तो करनी है, ठीक बात है, करते हैं इस चीज को, है ना।
अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ठीक है, ये तो चीजें समझ में आ रही हैं, बट ये क्या है ना? आपने इस क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे घर के पास वाला तालाब जो है वो भी एक वेटलैंड है। तो भाई मेरे, ऐसे तो बहुत सारी वेटलैंड हो जाएंगी, तो कुछ तो अंतर होगा ना? बिल्कुल है, देखते हैं। यहां पर बात करते हैं मानकों की, ठीक है, यानी कि क्राइटेरिया वेटलैंड का। तो पहला, अब ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया, 9 से 10 क्राइटेरिया यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली 9 क्राइटेरिया है। तो 9 में से ऐसा होता है कि भाई एक भी पूरा हो गया तो उसको वेटलैंड डिक्लेयर करा जाएगा। अब यहां पर तुम्हें देखना क्या, तुम्हें सारे 9 रटने की जरूरत नहीं, इस पर कोई प्रश्न नहीं आने वाला। जो मुख्य मुख्य क्राइटेरिया है वो मैं तुम्हें बताता हूं, जिससे हमारी एक समझ बनेगी कि अच्छा इसे वेटलैंड कहते हैं। इसे वेटलैंड नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे वेटलैंड। तुम कहोगे अच्छा क्या है वो? तो कॉपी ओपन निकालें, लिखें इसको। निकाल लिया? शुरू करें? चलो एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करते हैं। यहां पर एक वेटलैंड ये है, मतलब वेटलैंड नहीं बोलेंगे, मैं तुमसे बोल रहा हूं ये जगह है, इसका नाम है एक्स, इस जगह का नाम है वाई, ठीक है? एक्स में मान लो 2 फिश रहती हैं, एक टॉर्टॉइज रहता है, यहां पर 3 वाटर बर्ड्स रहती हैं, ऐसा है। वाई की बात करें तो यहां पर 20 फिशेस रहती हैं, 25 टॉर्टॉइज रहते हैं, 15 के आसपास यहां पर जो है वो वाटर बर्ड्स रहती हैं। तो आप मेरे को बताओ सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपको कहां देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी? तो आप कहोगे भाई सीधी सी बात है, यहां देखने को हमको ज्यादा मिल रही है। तो एक तो कंडीशन वो होती है जहां पर मैक्सिमम जैव विविधता देखने को मिलती है। दूसरा, इनमें से ये फिश हैं, टॉर्टॉइज हैं, ये वाटर बर्ड्स हैं, इनमें से कोई एक ऐसी प्रजाति होनी चाहिए जिस प्रजाति का IUCN में स्टेटस हो क्रिटिकल इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड, है ना? वल्नरेबल भी ले लेते हैं, तो यहां पर वल्नरेबल भी लिख लो आप। जैसे आप करंट अफेयर्स में कोई भी इन्वायरमेंट की न्यूज पढ़ते हैं तो कोई स्पीसीज पढ़ते हैं आप, तो उसमें देखते हैं ना लिखा होता है IUCN का स्टेटस क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटाग्रस्त है, कि संकटाग्रस्त है, वल्नरेबल है। तो जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो क्या इसमें से किसी भी प्रजाति को इन 3 कैटेगरी में से मिला है? अगर मिला है उसको किसी प्रजाति को, तो उस एरिया को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, तो उसको हम क्या कर देंगे, वेटलैंड घोषित कर देंगे। एक क्राइटेरिया होता है कि उस जगह पर ना 20,000 जलीय पक्षी होने चाहिए, जो वाटर और लैंड दोनों पर ही अपने भोजन का डिपेंडेंट वो रहते हैं। तो 20,000 जलीय पक्षी हो, वो बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ फूड हो, बहुत सारे लोगों की, एनिमल्स की जो फूड की आवश्यकता है उसको पूरा करता हो। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको बताएं, तब आप बोलेंगे कि वाई जो है वो वेटलैंड है, अदरवाइज नहीं। इनमें से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। इसको लिख लेंगे जल्दी से, इसको लिखेंगे जल्दी से, ठीक है? तो इनमें से अगर कोई क्राइटेरिया फॉलो होता है तो हम उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग वेटलैंड के नाम से जानते हैं। ये चीज समझ में आ गई सबको? अब देखो, तो यहां पर जब डिक्लेयर होता है ना, तो ऐसी वेटलैंड्स को फिर क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, रामसर साइट्स, ठीक है? तो रामसर जो कन्वेंशन है वो तो आपको पता चल गया कि वो किस लिए हुआ था, कहां पे हुआ था। तो रामसर क्या अकेले पूरी वेटलैंड की, पूरे वर्ल्ड की वेटलैंड की जिम्मेदारी होती है? क्या कोई और संस्थाएं इसकी हेल्प नहीं करती हैं? तो बिल्कुल करती हैं, जरा उनको देख लेते हैं। तो रामसर के साथ साथ आप देखोगे 6 संस्थान ऐसे हैं,
6 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो यहां पर मिल के काम करते हैं। इनको देख लेते हैं, इस पर प्रश्न, सबसे कठिन प्रश्न इसी पे बनेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सबसे आसान है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। फिर यहां पर दूसरा वेटलैंड इंटरनेशनल, हाँ वेटलैंड इंटरनेशनल, खुद IUCN, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, ठीक है। कितने हो गए ये? 4 हो गए आपके। एक आपका होता है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, यही होता है मेरे ख्याल से, बाकी तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, मैं बोल रहा हूं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वो भी इनकी हेल्प करता है। और लास्ट में आता है इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल तो ये 6 संस्थान ऐसे हैं जो यहां पर आके हेल्प करते हैं, किसके साथ? यहां पर रामसर साइट के साथ, और ये वेटलैंड को प्रोटेक्शन यहां पर देते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा और सबसे कठिन प्रश्न यहां बनेगा, इसलिए मुझे लगा कि ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब जरा ये भी तो मन में प्रश्न आएगा ना कि ठीक है, आपने सम्मेलन करा, इनको, इनके लिए अवेयरनेस फैलाई कि इतने उपयोगी हैं ये, तो इस पे क्या कोई खतरा है क्या? लोगों को पता चल गया, अब लोग क्यों इसमें बोलेंगे कि नहीं ठीक है, इसको बचा के रखना है? तो अभी भी यहां पर कुछ चैलेंजेस हैं जिसको बोलते हैं चुनौतियां, ठीक है। अब ये चैलेंजेस कौन कौन से हैं तो जरा देखेंगे यहां पर। एक तो चैलेंज है यहां पर जिसका नाम है शहरीकरण का, यानी कि अर्बनाइजेशन का। भाई तुम शहर की जमीन को एक्सपेंड करते जा रहे हो, और उसमें गलती ऐसी भी नहीं है कि केवल सरकार की तुम बोल सकते हो, नहीं, उसमें आप ये देखिए ना कि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लिए एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, यहां पर शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए। तो ये सब आएगा कहां से? इतने स्कूल कॉलेज खोलने हैं, हाईवेज बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने हैं, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो अच्छा करना है, तो इतनी जमीन कहां से आएगी? तो फिर जमीन नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? हम वेटलैंड को, वेटलैंड की जो जमीन है उससे, उस जमीन को निकाल के अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है? शहरीकरण के माध्यम से ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। फिर एग्रीकल्चर, ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनको फूड भी तो चाहिए, फूड चाहिए होगा तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, आपको उत्पादन ज्यादा करना पड़ेगा। और आप उत्पादन कैसे करेंगे जब आपके पास जंगल खड़े हैं, वेटलैंड है वहां पर, तो वहां तो खेती करी नहीं जा सकती, तो वेटलैंड को हमें हटाना पड़ेगा वहां से। तो जब आप उसको हटाएंगे तो वहां पर जमीन निकल के आएगी, तो आप उसमें खेती कर पाएंगे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती है एग्रीकल्चर की, ठीक है। थर्ड, पॉल्यूशन, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? प्रदूषण की। कि भाई यहां पर आप देखो कि जब हम लोग वेटलैंड की बात करते हैं तो वेटलैंड के पानी में कहां कहां से जो गंदा पानी है, टॉक्सिक केमिकल्स है, वो सब आके मिल जा रहा है। जो अगर बात करें कि ह्यूमन का एक्सक्रेटा है, वो सब चीजें आ जा रही हैं। खेतों पे जो फर्टिलाइजर है वो सब बह बह के आ जा रहा है। तो यहां पर ना एक चीज देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन, यानी कि बोलते हैं सुपोषण। तो पॉल्यूशन की जब बात करेंगे ना, तो यहां पर आप देखो कि पॉल्यूशन अगर हुआ, वेटलैंड तो खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर उसमें एक बार भी यूट्रिफिकेशन हुआ तो अंदर की जो स्पीसीज हैं वो मरने लग जाएंगी।
यूट्रिफिकेशन के ऊपर तो हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको पॉल्यूशन की वजह से यहां पर ये चीज देखने को मिलेगी। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लाइमेट चेंज, इसको तो हर आदमी दोष दे रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण भी देखोगे कि मतलब कोई जो हमारा पैटर्न होता है रेनफॉल का, समर्स का, विंटर्स का, वो सब कैसा होता रहा है, बदलता जा रहा है। तो रेनफॉल कभी भी हो जा रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो यहां पर क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहां पर आपको पता है फॉरेस्ट फायर जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन से चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो यहां पर ये कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इन सारी चुनौतियों को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या है? अभी तो हमने वेटलैंड पढ़ा, रामसर साइट्स पढ़ी, वेटलैंड क्या, जो आप देखोगे कि किस तरीके से यहां पर जब भी हम लोग वेटलैंड्स की बात करेंगे तो हमें आर्द्र भूमियों को बचाना है, हम उसकी प्रोटेक्शन करने लगते हैं। और जब किसी आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा मिल जाता है तो हम उसकी और ज़्यादा प्रोटेक्शन करने लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, ऐसे आप समझो एकदम सिंपल लैंग्वेज में, वो वेटलैंड्स आती हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स है, यानी कि फ्यूचर की अगर बात करें तो वो वेटलैंड खत्म हो सकती है, ठीक है। वो वेटलैंड नष्ट हो सकती है, इतनी स्थिति खराब है उसकी, आने वाले फ्यूचर में वो उसमें लॉस हो सकता है। तो हम उस ऐसी वेटलैंड्स को जिनकी स्थिति बहुत खराब है उसको हम रखते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है कि हमारे देश से कोई वेटलैंड का नाम जा रहा है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, बिकॉज यहां पर अगर आपने वेटलैंड बोल रखा है तो वेटलैंड को तो हम यहां पर प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं। और फिर विश्व में मतलब कि ग्लोबल लेवल पर यह इमेज जाती है कि भारत जो है वो इन्वायरमेंट के लिए इतना एक्टिव नहीं है, वेटलैंड्स के लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो ये छवि खराब करने वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम लोग वेटलैंड की बात करेंगे तो उसमें से जिनकी स्थिति खराब होगी उसको हम रखेंगे मॉन्ट्रियक्स में। तो भारत की तरफ से ना 3 यहां पर साइटें थी। एक का नाम था केवला देव, एक का नाम था चिल्का, और एक का नाम था लोकटक लेक। राजस्थान में है केवला देव, ठीक है। लोकटक मणिपुर में। चिल्का बताओ कमेंट करके कहां है। और यहां पर क्या हुआ, जब ये इंडिया की तरफ से 3, इनको कहां रखा गया है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। मगर इसमें से चिल्का लेक ने ना बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया, तो इसको यहां से हटा लिया गया है। तो करेंटली कोई तुमसे पूछेगा कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में कितनी वेटलैंड्स आती हैं, तो 2 वेटलैंड्स, और वो 2 कौन सी हैं, ये वाली, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड होता क्या है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहां पर यह समझना होगा कि जो भी करंट अफेयर्स है पिछले 1 से 1.5 वर्ष का, ठीक है, तो यहां पर इसमें जितनी भी वेटलैंड के ऊपर न्यूज आएगी, चाहे वो किसी देश में हो, मतलब देखो अब ऑस्ट्रेलिया में कौन सी वेटलैंड चुनी गई है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया में कौन सी वेटलैंड रामसर साइट बनी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इंडिया के केस वाली सारी पढ़ते हैं, बट अगर कोई विश्व में ऐसी किसी वेटलैंड पर कोई विद्रोह हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ है उस लोकेशन के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर ध्यान में रखेंगे। अब यही चीज आपको पता है कि प्रीलिम्स में लिखने को आएगा
प्रीलिम्स पे जो प्रश्न बनेगा वो किस किस पर बन सकता है। तो यहां पर देखो, पहली चीज तो वेटलैंड की सुरक्षा में खतरे क्या कौन कौन से हैं। फिर यहां प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा रामसर साइट क्या होती है, तो आप वहां पर इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। फिर यहां पर आएगा क्राइटेरिया के हिसाब से बताइए कौन कौन से क्राइटेरिया यहां पर होते हैं। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल जो क्राइटेरिया है वो यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा हमने क्या देखा कि वेटलैंड, यहां पर ये चीजें कहां पर आई हैं, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत इन चीजों में बात हो रही है। कब? 1971 2 फेब। ठीक है, चलो कमेंट करके बताना। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारत में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड्स हैं वो कहां पर हैं? तमिलनाडु में। तो आप बताइए सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है? सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वेटलैंड कहां पर है? सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी वेटलैंड की पूरी ए से लेकर जेड तक की पूरा थ्योरी। मेंस में इसी में से प्रश्न बनेगा, ऐसे ही आपको पॉइंट उठा के वहां पर मेंशन करने हैं। थोड़ा सा लिखने का तरीका स्टार्ट कर दो जिससे कि आपके मेंस आने तक आप बहुत पारंगत हो जाएं। कॉपी बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने खुद के, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगी, सब पढ़ लेना, बट अपने नोट्स आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था पूरे वेटलैंड की कहानी, मैंने सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब आपसे मिलेंगे जो इन्वायरमेंट के किसी और नए बर्निंग टॉपिक के साथ, जो हमारी प्रीलिम्स के लिए बहुत, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।